हेलो हेलो। ओके। ओके सो ओके। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। तो देखो, अभी कल के क्लास में अपन ने क्या किया था, कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था टिल। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इफ यू गाइस रिमेम्बर। है ना, हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो फैक्टर्स का बात कर रहे थे जो सर जिनमें इतना टेंडेंसी है कि डिमांड को चेंज कर सकते हैं। बहुत भारी भरकम फैक्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल से दो फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे। दो फैक्टर्स कौन कौन से? वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था? वो था सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमने क्या चेक किया था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमने चेक किया था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ओके, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन व्हाट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. If price of the commodity increases, quantity demanded will fall, and if price of the commodity decreases, quantity demanded will increase. ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। देन दूसरा चीज जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले हमने बात किया था रिलेटेड गुड्स क्या होता है। तो रिलेटेड गुड्स हमने कहा था सर एक ऐसा कोई कमोडिटी जिसमें प्राइस किसी कमोडिटी का चेंज हो रहा है, डिमांड किसी और का चेंज हो रहा है ना। ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी क्या हो रहा है? डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी चेंज हो रहा है। तो दैट दोज आर रिलेटेड गुड्स, एंड दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है हमारे पास। वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, अनदर वन इज सब्स्टिट्यूट। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन है। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इनडायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन, बेसिकली नेगेटिव रिलेशन। ठीक है। इनवर्स बोलने से ये होता है कि भाई जो मान लो एक चीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, ऐसा चीज। इनडायरेक्ट बोलेंगे तो वो बैठ नहीं पाएगा ना हिसाब, वो मजा नहीं आएगा फिर। चलो, तो अभी थर्ड फैक्टर कौन सा था? इफ यू कैन टेल मी प्लीज। इनकम। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने लिखा ऑलरेडी दिया था आपको कल। तुम लोग लिखते हुए तो चल रहे हो ना थोड़ा थोड़ा? ओके। वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर? तो अभी समझो, हमारा जनरल टेंडेंसी क्या कहता है कंज्यूमर का, एक जनरल टेंडेंसी क्या बोलता है कंज्यूमर से? कंज्यूमर से ये बोलता है कि हमारे पास जितना पैसा आएगा हम उतना क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। हमारा जितना इनकम बढ़ता है हम हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़ाने पे बिलीव रखते हैं, रादर देन कि हम उसको सेव करें। सेविंग भी बढ़ती होगी, मना नहीं कर रहा कि सेविंग नहीं करते हैं, सेविंग भी करते होंगे, उसमें डाउट नहीं है। बट जितना इनकम बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर उस प्रोपोर्शन में ज्यादा इंक्रीज होता है रादर देन दी सेविंग्स। तो इनकम के केस में क्या है? यहाँ पे हम बोलेंगे कि देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कोई भी चीज का डिमांड उठा के देख लो,
उसका इनकम के साथ में कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा हमको? डायरेक्ट रिलेशन यानी पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब इफ इनकम इंक्रीजेस डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, इफ इनकम डिक्रीजेस डिमांड विल आल्सो डिक्रीज। डी एक्स लिख रहे हो, डी एक्स मतलब अरे डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, एक्स यहाँ पे उस कमोडिटी का नाम है। ओके इतना समझे? हाँ। अभी ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, तुम कह रहे हो कि सर डायरेक्ट रिलेशन है इनकम और डिमांड के बीच में, इसका एक छोटा सा एक एक्सेप्शन है। ये जो डायरेक्ट रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं, इस डायरेक्ट रिलेशन का एक एक्सेप्शन भी है। सर एक्सेप्शन मतलब कैसे? एक्सेप्शन समझ में नहीं आया। कि बेटा समझो, एक तो होते हैं वो कमोडिटीज जो हम लोग यूज में लेते हैं, है ना, उन बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है इकोनॉमिक्स में। नॉर्मल गुड्स को एज सच कभी किसी ने डिफाइन किया भी नहीं है। नॉर्मल गुड्स ऐसा बोला गया वो गुड्स जिनको एक नॉर्मल कंज्यूमर यूज में लेता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड्स एंड वांट्स, वो नॉर्मल गुड्स है। वहीं नॉर्मल गुड्स के अगेंस्ट में हमारे पास एक कैटेगरी होती है गुड्स की जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अभी नाम से ही हम इसके बारे में अंदाजा लगा पा रहे हैं ना, एज द नेम सजेस्ट, इंफीरियर गुड्स मतलब इंफीरियर मीन्स, हाँ हाँ, जैसे बताते हैं वैसे बताओ तो ढूंढ। इंफीरियर मीन्स व्हाट? यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इंफीरियर। वन इज सुपीरियर, अनदर वन इज इंफीरियर। ज्यादा पावर वाला, कम पावर वाला। अब कमोडिटी के केस में पावर तो नहीं होगी। कमोडिटी के केस में क्या होगा? क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी। का तेल लेने, क्वांटिटी को अलग निकाल दो, क्वांटिटी का बात नहीं कर रहे अपन लोग। क्वालिटी और प्राइस, ये दो ही चीज अपन बात करें। क्वांटिटी तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपन कितना क्वांटिटी लेते हैं, ज्यादा ले कम ले, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। एक सेकंड। हाँ जी, तो ऐसा बात। हाँ, नहीं क्वांटिटी कितना लेना है, अच्छा मनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा हमारे पास है। ओके ओके। तो इंफीरियर गुड्स बेसिकली आर दोज गुड्स, समझना, जिनका प्राइस एंड जिनका क्वालिटी, है ना, क्या होता है, थोड़ा लो साइड पे होता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ गुड्स। एक होता है एडिडास, एक होता है एबिबास। ठीक है, होता है ना? हाँ सर होता है। फिर एक होता है सर लेविस, एक होता है लेवाइस, नहीं लेवाइस नहीं, लेवाइस का स्पेलिंग मेरे ख्याल से क्या होता है, क्या होता है स्पेलिंग, मेरे को खुद को नहीं आता है, जाने दो, स्पेलिंग नहीं देखने की, हटाओ। नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें। क्या होता है? हाँ, कोई बात नहीं, लेट इट बी। खैर तुम समझो मेरी बात। ठीक है, तो बेसिकली क्या भाई, एक तो वो कमोडिटी जो हम नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं, और एक उसका थोड़ा डाउन ग्रेडेड वर्जन, जैसे क्वालिटी भी खराब है, जिसका प्राइस तो है ही खराब, खराब मतलब कम है। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। जनरली ये इंफीरियर गुड्स कौन कंज्यूम करता है? आप, मैं नहीं, हम लोग नहीं कंज्यूम करते। ये गुड्स वही लोग कंज्यूम करते हैं जिनका इनकम लेवल कम होता है। वो मूवी देखा है हिंदी मीडियम? तो वो लोग गरीब बन जाते हैं भाई। पहले जब अमीर हैं तो हम लोग अच्छी अच्छी ब्रांड का आटा वगैरह खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते करते हैं। पैसा नहीं होगा तो पहन पाएंगे क्या, खा पाएंगे क्या? नहीं। फिर वहां पे हमको किस पे स्विच करना पड़ता है? चक्की का, खुला चक्की का आटा, राशन शॉप्स पे जाके, जैसे वो राशन शॉप पे जाती है वो हीरोइन आटा लेने, गेहूं लेने, याद है? हाँ। तो इन्फीरियर गुड्स वही होते हैं कि बेसिकली इनको कौन कंज्यूम करता है? इनको वो लोग कंज्यूम करते हैं जिनका इनकम लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो इनके केस में इनकम के साथ में अलग रिलेशन है। क्या है? तो इसमें कैसा है ये, मतलब
जो नॉर्मल जो एक वो चल रहा है ना लॉ, सिंपल सिंपल डायरेक्ट रिलेशन, ये उसको उसके एक्सेप्शंस में आता है, उसको तोड़ते हुए ये बोलता है ना ना ना, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ध्यान देना बच्चों, मैं सिर्फ इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल गुड्स के केस में तो डायरेक्ट रिलेशन ही रहेगा, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स हमको कौन सा रिलेशन देखने को मिलेगा, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से एकदम दिमाग में फिट कर लो इसको। ठीक है, चलो एग्जाम्पल यदि लेना हो तो आप कुछ भी ले सकते हो। भाई जब मेरे पास पैसे हुआ करते तो मैं प्यूमा के शूज खरीदता था, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो पता नहीं, नहीं अभी तो मैंने सही पहन रखे हैं, आई डोंट नो मेरे पास दूसरा कौन सा कंपनी हो सकता है, अब मैं एबी बास के शूज पहनता हूँ। पहले मेरे घर में आशीर्वाद का आटा आता था, अब सिर्फ आशीर्वाद आता है, आटा तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल होगा। तो इनके केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब जब कंज्यूमर का इनकम कम होगा ना, तो हम इनको तब इनकी डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे हो, वो सुना है, दुख के सब साथी नहीं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, तुम लोग कुछ सुनते कहाँ हो, क्यों फोन करके बोला, सी मैंने क्लासेस चल रही, क्यों फोन कर रहे हैं। तो सुनना, ये हमारे दुख का साथी है। जब तुम लोग के पास पैसा नहीं होगा, जब तुम अपनी लग्जरीज पूरी नहीं कर पाओगे, तब तुम इनके पास आओगे कि वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ इनकम लेफ्ट विद आवरसेल्फ, तो हमको कंजम्पशन करना है, तो तब ये आपको कम प्राइस पे गुड्स अवेलेबल होंगे। जब कंज्यूमर का इनकम गिरता है ना, डिक्रीज होता है ना, देन ओनली इनका डिमांड बढ़ता है। एंड अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो क्या वो इनको कंज्यूम करेगा ना, वो नॉर्मल गुड्स पे चला जाएगा, तब इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो इनवर्स रिलेशन है, इनकम बढ़ा इनकी डिमांड कम, इनकम कम हुआ तो इनका डिमांड बढ़ेगा। ओके, ऐसा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इनकम बढ़ा तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस, एंड इनकम डिक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स विल इंक्रीज, सिंपल। ऐसा चीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ क्या था बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ओके सर, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे अफेक्ट करता है और क्या करता है समझना। बेसिकली कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो किन चीजों पे कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस डिपेंड करता है, पहले मैं वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद में हम इसके इफेक्ट का बात करेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन तीन चीजों पे। वन इज पर्सनल लाइक्स एंड dislikes, then weather, एंड तीसरा आता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये टेस्ट और इनका फुल फॉर्म मैंने कल लिखवा दिया था, इसलिए मैं भी उनको यूज में नहीं ले रहा हूँ, मैंने कहा जो एब्रीविएशंस है उसी को यूज में ले रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड एक और चीज ले सकते हैं हम इसमें, एक और मुझे याद आ गया, ट्रेंड, ट्रेंड एंड फैशन, है ना। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बाहर बन के आऊं कभी किसी की, जो भी है ऐसा करके गाने पे बेटा रील नहीं बनती, तुम लोग नहीं देखते रील, नहीं, हाँ,
इसी पे हर रील ऐसा स्क्रॉल करते रहो, सब में एक ही गाना बज रहा होता है। क्या? 12? बेटा उसके बाद ये है, ये और लेटेस्ट है। तुम पीछे रह गए बेटा, कोई बात नहीं, जाने दो। तुम पीछे रह गए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों की रील देखता हूँ, मैं रील देखता हूँ, तो रील के अंदर लड़कियां सबसे ज्यादा आती, तो अभी आप उसका कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हो? देर इज नो फिल्टर इन इंस्टाग्राम। जब आप रील चलाने आते हो तो उसमें कोई फिल्टर नहीं है कि लड़कों की रील देखने का अलग, कि लड़कियों की रील देखने का अलग, या दीपक कलाल की रील देखने का अलग। उसमें सबका रील एक साथ आता है। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। हम्म, चलिए। तो ये चार चीजें हैं बच्चों जिनके ऊपर मानसी गुड आफ्टरनून, भाग्यश्री गुड आफ्टरनून। क्या बात है बेटा, थोड़ा लेट हो गया जाते आते। मैंने चैट भी नहीं देखा तुम लोग का, एक्चुअली मैं वही देख रहा था, तुम लोग कहाँ रह गए। हम रील देखते नहीं, बनाते हैं सर। ओके बेटा, ठीक है। तो तुमको तो जल्दी समझ में आया होगा ये जो गाना मैं गा रहा था, अगर तुम रील बनाती हो बेटा तो वेरी गुड। तो बेसिकली दीज आर द फोर फैक्टर्स जिसके ऊपर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस डिपेंड करता है। जैसे पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, अरे मेरे को मैगी पसंद है तो पसंद है, जिसको नहीं पसंद नहीं पसंद। किसी को मैगी के अलावा और क्या आता है? नहीं, ओट्स नहीं, मैगी का ही कुछ ब्रांड के अंदर दूसरा वो आता है ना, yippee नूडल्स। हाँ, किसी को yippee पसंद हो, जो भी है। तो बेसिकली पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसके ऊपर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड कर सकता है। दूसरा, वेदर। बारिश का मौसम हो गया तो पकौड़े खा लेंगे। सर्दी का मौसम है तो कुछ गर्म खा लेंगे, गर्मी का मौसम है कुछ ठंडा खा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है अपॉन वेदर। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी तुम कहोगे सर वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या अंतर है? बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। वेदर जैसे सर अभी बारिश का मौसम आ गया, सर्दी का, गर्मी का। क्लाइमेट क्या होता है? जैसे राजस्थान में क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड। आप जाओगे नॉर्थ साइड तो वहां पे कोल्ड एंड ड्राई। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनके ऊपर भी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस डिपेंड करता है। जैसे आप साउथ में आते हो तो वहाँ के लोग सिर्फ राइस एंड ये सब खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके ऊपर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है। लास्ट आता है ट्रेंड और फैशन। जिस चीज का ट्रेंड चल रहा होगा, जो चीज फैशन में होगा, बेसिकली फैशन तो पुराना वर्ड हो गया, बेसिकली जिस चीज का ट्रेंड चल रहा होगा उसी का हम लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस अपने आप ही उसके फेवर में चला जाता है। तो चार फैक्टर जिसके ऊपर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस डिपेंड करता है। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरीके से हमारी डिमांड को अफेक्ट करेगा? तो इधर सिंपल सा, इधर डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन लिखने का जरूरत नहीं। इधर हम क्या लिखेंगे कि इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर shifts in favor of a commodity, then its demand will increase, and vice versa. ऐसा चीज है। ठीक है। अभी क्या लिखा है हमने, इसको समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले तो, फिर हम आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर किसी कमोडिटी के फेवर में चला जाए, ठीक है, जैसे अभी क्या आने वाली है, गर्मियाँ आने वाली है, तो कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर का प्रेफरेंस अपने आप जो है एयर कंडीशनर्स एंड जो ये क्या फैन वगैरह, कूलर वगैरह, इनके फेवर में चला जाएगा, आइसक्रीम्स के फेवर में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन? उनका डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। एंड इफ कंज्यूमर का टेस्ट या कंज्यूमर का प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के अगेंस्ट चला जाता है, जैसे वुलन क्लोथ्स, गर्मी आ जाएंगी तो वुलन क्लोथ्स के फेवर में नहीं रहेगा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो व्हाट विल हैपन? उसका डिमांड विल फॉल। ठीक है, ऐसा चीज। तो दिस इज हाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। देन फिफ्थ था हमारा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, आई गेस। यस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अभी कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस कैसे और क्या और क्यों? देखो,
कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस दो चीजों के बारे में हो सकता है। आप कंज्यूमर हो, आप ही बताओ, मैं तो नहीं बताऊंगा बेटा। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, मतलब बीइंग अ कंज्यूमर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कमोडिटी? गुड क्वालिटी, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इफ, ओके ओके, पॉकेट फ्रेंडली हो, नाइस। अभी समझो तुमको कोई नया ये लेना है, फोन लेना है, मोबाइल लेना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लो तुमको एक नया मोबाइल लेना है, तो तुमको आके कोई बोले बेटा अभी मत ले, तू एक महीना रुक जा, इसका प्राइस गिर जाएगा, तो व्हाट विल यू डू? मना कर दोगे? अच्छा, तुम मना कर दोगे, मतलब तुम ज्यादा प्राइस पे भी लेना पसंद करोगे, फिर बेटा तुम मूर्ख हो। ठीक है, चल ऐसा, इसको एक और चीज मान लेते हैं। मानते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कम है, तुमको पेट्रोल भरवाने जाना है, थोड़ा पेट्रोल बाकी है, मतलब आज आज काम चल जाएगा। तुमको पता चलता है कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल जो है वो 40 रुपीज पर लीटर सस्ता हो जाएगा, तो व्हाट विल यू डू? तुम आज रुक जाओगी, कल जब प्राइस कम हो जाएगा तब फिल कराओगी अपना टैंक, या आज ही पहुंच जाओगी, नहीं मेरे को तो अब अपने पास बहुत पैसा है, अपन को तो आज ही भर दो? व्हाट विल यू डू? नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, अपना टैंक जो है वो फुल करा लोगे। यस, तो सिमिलरली कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना यहाँ पे, वो दो तरह का रहता है। या तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फॉल इन प्राइस, या तो हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई इसका दाम गिरेगा, या हमको एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है देयर विल बी अ राइज इन प्राइस। तो बीइंग अ कंज्यूमर हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहता है यार, हमको लगता है या तो इसका प्राइस बढ़ेगा या इसका प्राइस गिरेगा, इसके अलावा हम कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं, हम बहुत सीधे साधे से आदमी हैं, समझ रहे हो? इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, सिर्फ प्राइस में तुम लोग ऐसा थोड़ा चेंजेस कर लो, मैनिपुलेशन कर लो, प्राइस ऊपर बढ़ा दो, कम कर दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो बात अलग है। तो if consumer is expecting what, a fall in price, तो what will happen? तो सर current demand, current demand of that commodity will fall। इफ हमको लग रहा है इस कमोडिटी का प्राइस नियर फ्यूचर में डिक्रीज होने वाला है, तो करंट में हम उसका डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों? अरे अभी क्यों खरीदना, जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, मर थोड़ा ना जाएंगे बिना खरीदे। एंड इफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस, के नहीं 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 नहीं, कुछ टाइम के अंदर इसका भाव बढ़ जाएगा, तो बेटा करंट में हम उसका डिमांड क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो करंट डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल इंक्रीज। क्या चीज, क्या चीज? वो एक्सेप्शन में ले लेते हैं अपन, वो एक्सेप्शन में ले लेंगे अपन। हाँ, कि कोई चीज जिसका हाइप है तो वो एक्सेप्शन में आ गया, बेसिकली उसका हाइप है इसलिए ऐसा हो रहा है। वैसे वहां पे एक फिनोमिना वर्क करता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, कि व्हेन कंज्यूमर इज रेडी टू पे एन अमाउंट विच इज ग्रेटर देन व्हाट ही और शी इज रिक्वायर्ड टू पे। जैसा मूवीज लगता है कोई, तो मूवी जब लगता है नया नया पहला पहला दिन, तो उसका टिकट का प्राइस थोड़ा हाई रहता है। बट वही मूवी अगर आप ऐसा एक हफ्ते बाद देखने जाओ, वीकेंड पे नहीं, सॉरी वीक डेज पे देखने जाओ, तो वही टिकट का प्राइस तुमको ऐसा बहुत हाफ रेट में मिल जाता है। बट अगर किसी को वो मूवी देखना ही है, मर रहा है बेचारा देखने के लिए, नहीं मैं सबसे पहले मैं देखूंगा, मेरे को स्पॉइलर नहीं चाहिए, तो इन दैट केस वो हाई प्राइस में देखेगा, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। कंज्यूमर सरप्लस वो वहाँ पे एक रूल लगता है। पर नॉर्मल टेंडेंसी, जनरल टेंडेंसी का बात करें, ठीक है, तो इफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन प्राइस, तो व्हाट ही विल डू, वो करंट में डिमांड कम कर देगा। एंड इफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस, ये प्राइस बढ़ेगा, तो अब कंज्यूमर प्रेजेंट में अपनी डिमांड बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको महंगे में नहीं खरीदना भैया, कुछ भी हो जाएगा हम महंगे में नहीं खरीदेंगे, ऐसा चीज। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यस भाग्यश्री, आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हो बेटा, वो लॉ ऑफ डिमांड है, बिल्कुल सही करो। बट यहाँ पे अभी हम एक्सेप्शंस का बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज में नहीं लेते अपन, यहाँ डिमांड वर्ड यूज में ले रहे हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। बाकी तुमने लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल सही बताया, लॉ ऑफ डिमांड ये होता है जो तुमने बोला, एकदम सही। चलो 5 फैक्टर्स हुए, देन एक और फैक्टर आता है, दैट इज द 6th फैक्टर, दैट इज एन, नंबर ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था पहले, चलो ठीक है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिखवा देता हूँ, नो इश्यूज। distribution of income. Now what is distribution of income? Do you have any idea what is distribution of income? कि सर इनकम का या जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इकोनॉमी के अंदर, वेदर ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम, क्या जितने भी इकोनॉमी में सबका इनकम बराबर बराबर है, या कुछ लोग तो अंबानी है और कुछ लोग बम्बानी है। डू यू नो हु इज बम्बानी? बम्बानी कौन? अंबानी को तो जानते हो, हाँ, बम्बानी कौन? बस ये बम्बानी रह गया क्योंकि इसके नाम के आगे बी लग गया, ये भी नहीं तो अंबानी होता है। ये बेटा चाय का ठेला लगाता है नीचे अपने इंस्टीट्यूट के यहाँ पे, ठीक है। तो एक, अब उसका इनकम लेवल देख लो, एक अंबानी का इनकम लेवल देख लो। नहीं, पर उसकी थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं है बेटा, कहाँ तो उसको अंबानी से कंपेयर कर रही है। लैक्स में होती पर वो कुछ कुछ की होती है, बिल्कुल बिल्कुल करी होगी, बट ये चाय वाले के पास बहुत कम ग्राहक जाते हैं बेटा, समझ, बेचारा बहुत दुखी रहता है। तो कुछ लोग का इनकम लेवल अंबानी जैसा होगा, कुछ लोग का बम्बानी जैसा होगा, कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनका इनकम ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। कुछ लोग का इनकम लेवल बीच में होगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और कुछ इकोनॉमीज ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा नहीं कि सबका इनकम लेवल सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है, वहां पे ज्यादा डिस्पैरिटी या वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। तो मान लीजिए इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इकोनॉमी में कैसा है, इफ इट इज इक्वल, ठीक है, इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, सब लोग का इनकम लेवल एक जैसा ही है, समान है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बच्चों एक सेकेंड रुकना बच्चों, एक सेकेंड रुकना बच्चों, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ जी, चलिए। तो भाई इक्वल का, सॉरी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या तो इक्वल होगा या फिर होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे देश में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? अनइक्वल, है ना। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बट इफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो व्हाट विल हैपन?
डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स रिमेन हाई। इफ आपकी इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो व्हाट विल हैपन, वहां पे आपको जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनका हाई डिमांड देखने को मिलेगा, उनका डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगा। बट अगर आपकी इकोनॉमी में, आपके कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, बल्कि इट इज अनइक्वल, कुछ लोग का इनकम ज्यादा है, कुछ लोग का इनकम कम है, तो वहां पे डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स रिमेन हाई। तो वहां पे लग्जरियस गुड्स का डिमांड ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, कैसे रहता है, दैट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। फिलहाल को सिर्फ ये ध्यान रखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं भी समझाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला है और मैंने ऐसा क्यों लिखवाया है तुम लोग को। चलो, तो क्यों लिखवाया ऐसा, मैं रीजन बताता हूँ आपको इसके पीछे का। अगर सब लोग का इनकम बराबर बराबर होगा तो क्या होगा, कोई भी आदमी ना तो रिच होगा ना पुअर होगा, मतलब ऑलमोस्ट सब एकदम ऐसा मिडिल क्लास वाली कैटेगरी में आएंगे। तो उनके पास सरप्लस अमाउंट नहीं बचेगा कि वो लोग अपनी लग्जरीज के ऊपर क्या कर पाए, स्पेंड कर पाए। वो सिर्फ एक जो नॉर्मल कंजम्पशन जो होता है, ये जो बिल्कुल सीधा साधा सा जो जीवन होता है, वो वही मेंटेन कर पाएंगे, है ना। उनका जो लिविंग होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा, वो बहुत ऐसा नॉर्मल सा होगा। तो वहाँ पे उस इकोनॉमी में डिमांड किसका ज्यादा रहेगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज्यादा रहेगा, लग्जरियस गुड्स का डिमांड कुछ रहेगा नहीं। बट अगर ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब कुछ लोग के पास पैसा बहुत है, कुछ लोग के पास कम पैसा है। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो समझो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल डिमांड फॉर लग्जरीज, वो लग्जरियस गुड्स का डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स विल बी हाई, एंड इन केस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नॉर्मल गुड्स का डिमांड हाई रहता है। ठीक, तो ये था। देन नेक्स्ट आता है आपका एक और फैक्टर, जो कि क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एन। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डायरेक्ट रिलेशन है सर। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन कैसे, समझो अगर कोई इकोनॉमी है जिसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या लगता है डिमांड कैसा रहेगा उस इकोनॉमी का, इट विल बी हाई, डिमांड ज्यादा होगा। अरे जब कंज्यूमर्स ज्यादा है तो डिमांड विल बी हाई। इफ कोई ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत कम है, पॉपुलेशन ही कम है, तो वहाँ पे डिमांड भी क्या रहेगी, लो। तो सेम बात, डायरेक्ट रिलेशन, इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे तो डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगा, इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम है तो डिमांड विल फॉल, डिमांड कम रहेगा। आ रहा है समझ में तुम लोगों को। हाँ भाग्यश्री और मानसी, आया तुम लोग को समझ में बेटा यहाँ तक, बताओ एक बार मुझे, ये चीज़ क्लियर है तुम लोग को। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसी ये वाले पोर्शन के साथ क्या खत्म हुआ अपने, दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, जिसमें हमने क्या देखा, प्राइस का जो रिलेशन था वो किसके साथ था, क्वांटिटी डिमांडेड का था साथ था। बाकी फैक्टर्स अदर देन प्राइस, पी आर वाई,
टी, ई, एक्स, वाई, डी, एन, ये सब किसको अफेक्ट कर रहे थे? ये सभी डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे। एंड किसका रिलेशन किसके साथ में कैसा कैसा था वो भी अपन ने चेक कर लिया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर तब आते हैं अपन आगे के पार्ट पे, इसका आगे का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं सर। नेक्स्ट आता है आपका इसमें डिमांड क्या होता है वो समझ लिया था, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है वो समझ लिया था। नेक्स्ट चीज आता है इसमें डिमांड कर्व। तो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, इवन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के चल लेना हमको। कर्व बनाऊंगा वो बना लेना, ड्रॉ कर लेना, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। डिमांड कर्व क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ बच्चों। डिमांड कर्व एक तरीके से एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, क्या हो गया इसको, किसका? डिमांड का। व्हाट इज डिमांड कर्व सर? इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब वो याद याद करो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी जो हम परचेज कर सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। तो इफ आप उन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं, है ना? एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमने आगे किया था ना, एग्जाम्पल लिया था ना। इसको क्या हो गया? नहीं, एक सेकेंड बस। एक सेकंड बच्चों, शायद डिस्चार्ज हो गया, एक सेकंड रुकना। हम्म, तो व्हाट इज डिमांड कर्व? सो बेसिकली इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या था? तो याद करो कल हमने ऐसा कुछ लिखा था। अरे आई डोंट नो क्या हुआ इसको। लो बैटरी, कोई बात नहीं। हम्म, प्राइस और क्वांटिटी, कमॉन चल जा भाई, मत कर ऐसे, क्या दिक्कत है? भाड़ में जाने दो उसको, मैं बता रहा हूँ तुमको, वैसे सुन लो। डिमांड क्या देखा था अपन ने? कि सर इट रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि 20 रुपीज में मैं 2 यूनिट्स को खरीदूंगा, एट अ प्राइस ऑफ 15 मैं 3 यूनिट्स ले सकता हूँ, एट अ प्राइस ऑफ 10 मैं 5 यूनिट्स ले सकता हूँ, एट अ प्राइस ऑफ 5 मैं 15 यूनिट्स ले सकता हूँ। मतलब अलग अलग क्वांटिटीज हम परचेस करने को रेडी थे, अलग अलग प्राइस पे। जब हम उन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड कर बोलते हैं। ओके, जब हम उन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकल फॉर्म में यानी डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड कर बोलते हैं। और ये डिमांड कर्व जो होता है बच्चों कैसा होता है? ये सर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ऐसा नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है वो बताता मैं, पर क्या करें, रुको यार, ये बिना पेन के तो मजा नहीं आएगा। रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ, मैं दूसरा, 1 मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ, दूसरा पेन देख के आता हूँ, 1 मिनट रुकने का। हम्म, किस चीज का?
क्यों? तूने देखिएगा, बेसिकली अब हाँ, अब अपना काम हो जाएगा, इट विल मीट अ पर्पस। एक्चुअली आईपैड के साथ गड़बड़ हो गया है। What? क्या दिक्कत है यार? 0908 इस, चलिए, तो प्राइस जैसे मानते हैं सर 20 है, तो वहां पे देखते हैं हम 2 यूनिट्स लेने को रेडी हैं। एट अ प्राइस ऑफ 10 मैं उसका 5 यूनिट्स लेने को रेडी हूँ, एंड एट अ प्राइस ऑफ 5 मैं उसका 10 यूनिट्स लेने को रेडी हूँ। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस थे, एंड इन कॉम्बिनेशंस को कलेक्टिवली अपन क्या बोल रहे थे? डिमांड। अभी इन कॉम्बिनेशंस को जब आप ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, जैसे ध्यान देना, डिमांड कर्व जब बनाते हैं तो यहाँ पे y एक्सिस पे आता है क्वांटिटी, ठीक है, एंड x एक्सिस पे, सॉरी, x एक्सिस पे आता है क्वांटिटी और y एक्सिस पे आता है प्राइस। तो मानते हैं यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं 2 4 6 8 10, एंड प्राइस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 5 10 15 20। यहाँ मैंने 5 5 का गैप लिया है प्राइस में, और वहाँ पे 2 2 का गैप लिया मैंने क्वांटिटी में। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? एट अ प्राइस ऑफ 20 2 यूनिट्स वर डिमांडेड, यानी कि ये पॉइंट मार्क होगा यहाँ कहीं, यहाँ 20 प्राइस और 2 क्वांटिटी। ग्राफ प्लॉट करना आता होगा मेरे ख्याल से 11th क्लास में कभी किया होगा तुम लोगों ने, फिर 10th क्लास में तो किया ही होगा। फिर एट अ प्राइस ऑफ 10 कितना क्वांटिटी बता रहा है? 5। तो एट अ प्राइस ऑफ 10 कितना क्वांटिटी? 5। तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5 कहीं, यानी यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। फिर 5 रुपए के ऊपर कितना प्राइस क्वांटिटी बता रहा है? 10। तो 10 आ रहा है मेरा यहाँ पे। तो आप अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक कर्व फॉर्म हुआ, एंड इसी कर्व को अपन क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे। दिस इज द डिमांड कर्व। ओके, दिस इज द डिमांड कर्व, जो कि वो जो कॉम्बिनेशंस थे ना आपके डिमांड के, जो कॉम्बिनेशंस थे, उन्हीं कॉम्बिनेशंस का जब आपने क्या करा, डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन करा, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व के बारे में दो बातें गौर करने वाली हैं। क्या ये जो कर्व है ना बच्चों, ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आ रहा है। कहां से? ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आ रहा है, इसका मतलब पानी भी पिलाइएगा ना मुझे। इसका मतलब क्या है कि ये कर्व कैसा है? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये कर्व नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये एक और चीज आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, क्या? कि इफ प्राइस डिक्रीज होगा देन ओनली क्वांटिटी विल इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज होगा देन ओनली क्वांटिटी विल इंक्रीज, यानी इन दोनों के इनवर्स रिलेशन को भी बता रहा है। इन दोनों के इनवर्स रिलेशन, किन दोनों के इनवर्स रिलेशन को? प्राइस एंड क्वांटिटी के। इसलिए दिस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये होता है हमारा डिमांड कर्व। ओके, ये होता है हमारा डिमांड कर्व। आई गेस तुम लोग ठीक से समझे होगे। क्लियर? ओके, अभी याद करो, इधर ये हमने टेबल बनाया है, ये कॉम्बिनेशंस को समझो। अगर मैं इस तरह से टेबल की फॉर्म में रख दूं, ये टेबल बन गया एक। तो इफ आप डिमांड जो थी, डिमांड को अगर आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करो, किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, तो बेटा इसको बोलते हैं डिमांड, हाँ क्या, स्केड्यूल। दिस इज डिमांड स्केड्यूल। इफ आप डिमांड के जो कॉम्बिनेशन है उनको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज डिमांड स्केड्यूल। एंड जब आप इस डिमांड स्केड्यूल के जो कॉम्बिनेशन है इनको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हो तो डिमांड करो।
ओके, एंड दोनों के दोनों में आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी एक प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, एंड इफ प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू। ऐसा चीज, तो दिस इज योर डिमांड कवन, दिस इज योर डिमांड शेड्यूल। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई। तो ये था बात। अब ये जो डिमांड होती है ना, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। इसको से समझ लो, लिखने करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल डिमांड मतलब भैया एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड है ना। मार्केट इतना बड़ा है, जब आप एक इकलौते एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को स्टडी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि एक कंज्यूमर कितने कितने प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है, तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब अरे एक मार्केट के अंदर है ना, एक मार्केट के अंदर टोटल जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड का क्या कर लोगे, सम कर लोगे, तो मार्केट डिमांड पता चल जाएगी। मार्केट डिमांड मतलब पूरे मार्केट की डिमांड, ये पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड का सम। और इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है ये। आई बात समझ में? इतना समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो, तो आज अपन यहीं तक करते हैं, टिल इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड और उसके रीजंस वगैरह वगैरह, वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सब अच्छे से? कोई डाउट है तो बताओ, कुछ पूछने करने का है तो ठीक है बता दीजिए, इफ नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक तुमको? चलो, तो मिलते हैं बच्चों अब कल के सेशन में अपन लोग। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।